की, भारत माता की, भारत माता की। आपके बीच में जिनका इंतजार आपको बहुत लंबे समय था, भारत माता की। भाई, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरने वाले हैं और उतरने के बाद भी ऐसी जेल लगेगी तो क्या सोच के जाएंगे मेरठ मुजफ्फर के बारे में? नु बता दो तुम सारे। अरे ये तो वो क्षेत्र है जिसे जो दिल्ली को भी हिला दे। तुम क्या कर रहे हो आज? क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? भाई, हेलीकॉप्टर उतरने के बाद और मंच तक आने तक इतना नारा लगना चाहिए कि जितने आज तक गुजरात में मिलने के, ध्यान रखियो कंपटीशन गुजरात से है। आप और हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने पहली रैली मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत की है। और आपको पता है क्यों शुरुआत की है? जो मुजफ्फरनगर करता है पूरा देश उसके पीछे पीछे चलता है। आपकी इतनी बड़ी ताकत है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्रांतिकारी लोकसभा है। यहां से लेके और मुजफ्फरनगर तक जो हम करते हैं पूरा देश हमारे पीछे पीछे चलता है। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री की पहली रैली है। एक बात ध्यान रखना, आज के बाद जितने कार्यकर्ता बंधु यहां हैं 11 तारीख तक घर में नहीं बैठना बिल्कुल भी। और रात को हमारी भाभी को भी कह दियो कि रात को घर में आना बंद है आज के बाद बिल्कुल। सब क्षेत्र में रहेंगे आज के बाद। सबसे बड़ा चुनाव है मुजफ्फरनगर का। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति आप ही लिखेंगे आज के बाद। मुजफ्फरनगर जीता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा जीत लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। इस ठगबंधन ने जो प्रत्याशी हमारे बीच में भेजा है, आपको अच्छी तरह पता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा के 50 गांव के नाम भी उनके याद नहीं है बिल्कुल भी। एक आपके बीच में किसान का बेटा है, आपका अपना भाई है, और एक ऐसा है कि जिसे आप टीवी पर तो देख लोगे, दर्शन कभी नहीं होने के। ध्यान रखना इस बात को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से मैसेज देना है प्रधानमंत्री को नारा लगाने के साथ साथ कि मुजफ्फरनगर तो जीत लिया, उत्तर प्रदेश की बारी है। नारे लगवाओ। मैं एक अपील आप सबसे करना चाहता हूं, चूंकि मेरे बात में के बड़े भाई का आदेश है, राजेंद्र अग्रवाल जी बोल देंगे कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा है। दूसरी लोकसभा के सांसद हो सकता है 3-4 जगह लोग पूछें, पूरे देश की निगाह है कि मुजफ्फरनगर से कौन जीतेगा। पहले दौर का चुनाव है। अगर मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट हुई, सब रिपोर्ट ठीक हुई, तो पूरे प्रदेश की रिपोर्ट ठीक मानियो। और मेरा एक निवेदन अपने सभी भाइयों से है, मेरे 5 विधायक, मेरे भाई, मेरी भुजाएं, संगीत सोम, उमेश मलिक, विजय कश्यप, कपिल देव अग्रवाल और विक्रम सैनी मेरे साथ बैठे हैं। हमें 6 को मिलके मुजफ्फरनगर लोकसभा को फतेह करना है। और मेरे साथ 2 नारे लगा दो, फिर राजेंद्र अग्रवाल जी बोल लेंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, महेंद्र नाथ पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से कि वह भी आए और सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। बहुत बहुत सम्मानित मंच और यहां विशाल जनसंख्या में उपस्थित मेरे बहुत बहुत आदरणीय बहनों और भाइयों, 2000 अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं मंच पर। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने देश का
आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य बदल करके रख दिया। उससे पहले की सरकारें एक आध अपवाद छोड़ करके, लाल बहादुर शास्त्री जी का, माननीय अटल जी का, सामान्यतः उनका यही उद्देश्य रहता था कि सत्ता है तो कमाई करनी है, भ्रष्टाचार करना है, अपना घर भरना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि सत्ता उपभोग के लिए नहीं है, सत्ता सेवा के लिए है। उन्होंने घोषित किया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। और पिछले 5 साल के अंदर उसी प्रधान सेवक की भूमिका में सामान्य गरीब व्यक्ति की चिंता करते हुए, बिना कोई विश्राम लिए हुए लगातार जो उन्होंने परिश्रम किया है, आज उसका परिणाम है कि प्रत्येक गरीब आदमी के घर तक विकास का प्रकाश पहुंचा है। उन्होंने देश के खजाने की चौकीदारी की, उन्होंने सीमाओं की चौकीदारी करी और इस प्रकार से पूरे देश में, दुनिया में हमारा सबका मान बढ़ाया। आज ऐसे ही प्रधानमंत्री जी हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में आ रहे हैं, पधार रहे हैं, हम उनकी वाणी सुनेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि वोट बैंक की राजनीति का जहर जो विपक्षी दल फैला सकते हैं, उससे मुक्त रहते हुए सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को धारण करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की पुनः भारी बहुमत के साथ, बढ़े हुए बहुमत के साथ सरकार बने और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र हम जीते, मेरठ लोकसभा क्षेत्र हम जीते, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र हम जीते, बागपत लोकसभा क्षेत्र हम जीते, पूरा पश्चिम जीते, पूरा उत्तर प्रदेश जीते और 74+ का जो हमारा संकल्प है वह पूरा हो। मैं इसी प्रार्थना के साथ आप सबका पुनः अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। विश्व के लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं। जोरदार नारे लगा करके उनका स्वागत करेंगे। मोदी, 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 मोदी। भारत माता की। अरे भाई ढंग से नारा लगा दो, क्यों मुजफ्फरनगर लोकसभा की बेइज्जती करवा रहे हो सारे यार? सारे मुजफ्फरनगर लोकसभा के ही हो ना? अरे क्यों बेइज्जती होगी यार? बिल्कुल ही हद कर दी यार। मोदी, मोदी, आवाज नहीं गई भाई, बेइज्जती होगी आज। क्या यार, बिल्कुल ही हद कर दी हुआ उन्हें। क्या बोला है? मोदी, 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 जोर जोर के करो यार। आगे नहीं आगे आ रहे, गाड़ी में बैठ गए। एक नारा मैं दे रहा हूं, उस नारे को पूरी ताकत से लगाना है। देश बचाओ चोरों से, मोदी लाओ जोरों से। देश बचाओ चोरों से, अरे देश बचाओ चोरों से, अरे देश बचाओ चोरों से, देश बचाओ चोरों से। अब की बार, अब की बार, अब की बार भारत माता की। बंधुओं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये चुनाव भ्रष्टाचार से युक्त यूपीए सरकार और भ्रष्टाचार से मुक्त एनडीए सरकार के बीच में है। ये चुनाव रामगोपाल यादव जैसे लोगों ने जो सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, उनको जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव विकास विरोधी और विकास के समर्थक सरकार के बीच का चुनाव है। कांवड़ में और कुंभ में जो आदरणीय योगी जी ने किया है,
आप ये बताइए कि आपको खावड़ में डीजे बजाने में कहीं दिक्कत हुई थी क्या? यह आदरणीय योगी जी की सरकार थी, इसके कारण हुआ है। मोदी 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 भारत माता की। आप सबसे अपील है जरा शांति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर आ गए हैं और आप सब उनको सुनने के लिए प्रतीक्षा में हैं, लेकिन मेरठ की इस क्रांतिकारी धरती पर स्वागत भी करना आवश्यक है। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी को कि अश्विनी त्यागी जी पश्चिम क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा। अब एक बड़ी माला से हमारे इस क्षेत्र के चारों प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी, माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी, भारतेंदु जी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी और सभी माननीय विधायकगण संगीत सोम जी, सोमेन तोमर जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यवीर त्यागी जी आदि से आग्रह करूंगा कि वो संयुक्त माला से स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं मेरठ महानगर के अध्यक्ष श्रीमान स्वागत के क्रम को यहीं विराम देते हुए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में 74 सीट जीतने का संकल्प लेकर हम और आप सब काम कर रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और उपस्थित जनता को संबोधित करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश और दुनिया के यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 का उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण के चुनावी सभा का श्री गणेश करने मेरठ की इस क्रांति भूमि पर मां नौचंडी मां की छाया में, मां शाकुंभरी की छाया में यहां पर
अवघड़नाथ जी पूरा महादेव की छाया में पधारे हैं और मैं इस धरती पर उनका स्वागत मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने इसी पश्चिम की भूमि पर पहली बार शिव भक्त कांवरियों पर पुष्प वर्षा करने वाला जो वातावरण बनाया, ऐसे पवित्र परिवेश में मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सांसद, प्रत्याशीगण, विधायकगण, पार्टी के नेताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस स्वागत की संबोधन श्रृंखला को आप सब जनता को नमन करते हुए मैं मित्रों केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भारत आज एक नए दौर में मोदी जी की अगुवाई में नए भारत में प्रवेश कर चुका है और इस नए भारत के दौर में आप सबके सामने मोदी जी ने इस देश को विकास दिया, इस देश को सुशासन दिया, पारदर्शी शासन दिया और उनकी अगुवाई का नमूना एक ही है। इसी मेरठ मंडल में जहां मैं खड़ा हूं, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे गैस हो, चाहे सौभाग्य की बिजली हो, आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड हो, केवल मेरठ मंडल के अंदर जिसे पीछे अखिलेश सरकार ने रोका था उनके विकास के पहियों को, लोक कल्याण, गरीबों के कल्याण के पहियों को, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनकी प्रेरणा से केवल मेरठ मंडल के बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में ही केवल मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं विकास का कि 1,74,627 लाभार्थियों को 31 अरब रुपए की सहायता केवल एक कमिश्नरी में दी गई। तो मित्रों, आज मोदी हैं भारत के प्रधान सेवक, भारत के महान चौकीदार हैं, तो विकास भी आप बोलेंगे मुमकिन है, विकास भी, और मोदी हैं तो गरीबों का कल्याण भी, गरीबों का कल्याण भी, और मोदी हैं तो उड़ी में आतंकवादियों की सर्जिकल स्ट्राइक भी, और मोदी हैं तो आतंकवादियों का बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी, और मोदी हैं तो दुनिया में चौथी शक्ति कल ही बनी है भारत, सैटेलाइट भी, दुश्मन का सैटेलाइट भी नष्ट किया जाना तो हिंदुस्तान की मजबूती, विकास, गरीबों का कल्याण मोदी राज में, जिसमें कंधा से कंधा योगी राज मिला रहा मुमकिन है। तो इस मुमकिन को सार्थक बनाने के लिए ऐ क्रांति भूमि मेरठ के नौजवानों, यहां उपस्थित मेरठ के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल जी को, बागपत के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह को, मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी संजीव बालियान को, बिजनौर के प्रत्याशी भारतेंदु सिंह को शानदार मतों से जिताने में मोदी के सहायक, कार्यकर्ता, उनके अनुयायी बनके जनता के बीच छा जाइए। आने वाले दिनों में मोदी, कमल, मतदाता, इस तीन के बीच में किसी को खुसने मत दीजिए। यही आह्वान करते हुए आप सबको नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मोदी जी का। अब मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के यशस्वी और क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने संबोधन से नौजवानों को संबोधित करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। (2019) के लोकसभा निर्वाचन के शुभारंभ के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश
कि क्रांति की इस भूमि पर पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशीगण श्री संजीव बालियान जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, कुंवर भारतेंदु सिंह जी, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और इतनी भारी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और इस क्षेत्र के सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं मेरठ की इस क्रांति भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करना चाहते हैं, आपने देखा होगा विगत 55-56 महीनों के दौरान भारत को दुनिया के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थानों पर पहुंचाने के लिए जो एक सार्थक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, कल उसकी कड़ी में एक नया कार्य हुआ है। भारत दुनिया की अंतरिक्ष महाशक्ति बनी है और मिशन शक्ति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मैं आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, इससे पहले भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो पिछली सरकारों की अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और दूरदर्शिता के कारण भारत का दुनिया में कोई स्थान नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शितापूर्ण कार्यों के कारण देश के अंदर, भारत दुनिया के अंदर भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो प्रयास और जिस प्रकार की नीतियों को पूरी दृढ़ता के साथ आपने लागू किया, आज भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 बड़ी महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। इस भाव के साथ आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यहां पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और स्वागत इसलिए भी कि पहली बार इस देश के अंदर योजनाओं का लाभ व्यक्ति को, परिवार को, जाति को, क्षेत्र को और भाषा को देख करके नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिस तेजस्विता के साथ आपके नेतृत्व में कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि इस देश के अंदर बिना भेदभाव के हर गरीब को योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गरीबों को आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, गरीबों को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन हो या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत की योजना या अभी हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक किसान को, लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की बात हो। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य जो कांग्रेस के समय में
सपा और बसपा के समय में और उनके सहयोगियों के समय में नामुमकिन था, आज नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो ये मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, मुझे केवल 2 अन्य मुद्दों पर बात करनी है। एक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की जनता को इससे पहले बिजली नहीं मिलती थी, सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, लेकिन जब आपने पिछले विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई, आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव हो या शहर, प्रदेश का कोई भी जनपद हो, प्रत्येक जनपद में विद्युत की आपूर्ति अनवरत जहां एक और प्रत्येक जनपद और गांव में की जा रही है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो, आपकी आस्था का सम्मान हो, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा को कुशलतापूर्वक संपन्न करने का मामला हो या फिर प्रयागराज कुंभ की कुशलतापूर्वक निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने का मामला हो। पिछली सरकारें आपकी आस्था पर कुठाराघात करती थी, आपको कांवड़ यात्रा नहीं करने देती थी, मां बहनों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य होता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी दृढ़ता के साथ 3 स्ट्राइक के माध्यम से, 2 सर्जिकल स्ट्राइक और 1 एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके आतंकवाद का समूल नाश पूरे दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर अपराधी सिर चढ़ करके बोलता था, अवैध बूचड़खानों में यहां के लोगों के गाय, भैंस, बैल, बछड़े, इन सबको अनैतिक और अवैध तरीके से काटने का कार्य किया जाता था। पहले ही आने के तत्काल बाद, किसानों की कर्ज माफी के बाद, अवैध बूचड़खानों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ जो सख्ती की कार्रवाई की गई, आज हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए दूसरा कोई सहारा नहीं बचा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अभी आपने देखा होगा, एयर स्ट्राइक के माध्यम से पहले भी सरकारें थी, हिम्मत नहीं करती थी। याद करिए पुलवामा की घटना के उन शहीदों की शहादत को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले ही दिन कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपने देखा होगा 10वें दिन एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में सभी आतंकी शिविरों को नष्ट करके भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनाने का कार्य हुआ था। भारत इसी प्रकार का दृढ़ इच्छा शक्ति का यशस्वी नेतृत्व चाहता है। भारत का सम्मान आज दुनिया के अंदर बढ़ा है। पूरा भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नए दौर में गया है। एक नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जब एक नए दौर की ओर चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से 2019 का लोकसभा का ये चुनाव हम सबको एक बार पुनः बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने आपके अनुसार प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना है। पूरा देश, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, गांव हो या शहर, हर जगह एक ही नारा है,
और एक ही भाव है, मोदी मोदी का। पूरे देश के अंदर एक भाव है, महिला हो या बुजुर्ग, नौजवान हो या फिर किसी भी उम्र का, हर व्यक्ति एक ही बात को लेकर के चल रहा है, और वह है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अच्छी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। और नए भारत के लिए मोदी जो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, गांव में, शहर में, महिला हो, बालिका हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, नौकरी पेशा हो, मजदूर हो या फिर चौकीदार ही क्यों न हो, हर व्यक्ति इस बात का एहसास कर रहा है कि मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यह देश एक नई यात्रा में निकल चुका है। दुनिया की महाशक्ति बनने की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा कि भाइयों बहनों, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, इन सब के लिए जो कार्य नामुमकिन होता था वह कार्य आज मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो, मेरे साथ एक बार आप सही बोलेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो। मैं एक बार फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार, आप सब फिर बोलेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको सुनने के लिए आप सब इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भी दुश्मन को चुनौती देने वाले, भारत के मान सम्मान को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने वाले ऐसे तपस्वी, मनस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो क्रांति धरा मेरठ की जनता का संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। पश्चिमी यूपी के कोने कोने से, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पधारे आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मीडिया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो वही जनसलाब को देख सकता है। भारत मन बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए
मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। इसी गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथियों, 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही, अपने विरोधियों से ये भी पूछने की जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ
विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है और ना ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। साथियों, हमारा विजन नए भारत का है, ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप ही वैभवशाली होगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी, जहां सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे। सुरक्षा देश के दुश्मनों से, सुरक्षा आतंकवाद से, सुरक्षा गुंडागर्दी से, सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से, सुरक्षा बीमारी से, समृद्धि साधनों और संसाधनों की, समृद्धि ज्ञान और विज्ञान की, समृद्धि संस्कृति और विचार की, समृद्धि हमारे आचार और व्यवहार की। और जब मैं सम्मान की बात करता हूं, तो सम्मान श्रम का, सम्मान काम का, सम्मान बेटियों का, सम्मान हर वर्ग का, सम्मान देश के मान का, अभिमान का। भाइयों और बहनों, इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है, लेकिन पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। चार दशक से, 40 साल से हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे। उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को 75,000 करोड़ रुपए की सीधी वार्षिक मदद का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है।
देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वही कह रहे हैं जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? देश की 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति देने का काम भी आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने करके दिखाया। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार एनडीए ने ही किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया है। देश के ईमानदार करदाताओं को 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर टैक्स 0 करने का रिकॉर्ड भी हम ही ने बनाया है। साथियों, समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो विकास के हमारे इन कामों से अछूत रहा हो। सबका साथ, सबका विकास की हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है। 11 अप्रैल को आपका वोटिंग 11 अप्रैल को है ना? 11 अप्रैल को है ना? 11 अप्रैल को जब देश पहला वोट डालेगा, जब पहली बार वोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा तो वो ईवीएम पर कमल के निशान पर उंगली दबाने से पहले विकास की इस तस्वीर को लेकर के जाने वाला है। साथियों, आपके चौकीदार की सरकार ने जो हासिल किया है
वो तब और साफ हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत यानी आपके इस चौकीदार के आने से पहले की स्थिति से जब आप तुलना करेंगे। जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिए और मुझे बताइए, इन महामिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं दोबारा पूछूं, जब ये महामिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में तब आए दिन देश में अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? ये महामिलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे? ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे? उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है। बताइए भाइयों, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे बताया गया है कि यहां मेरठ में जो विरोधी दलों के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आतंकवादियों के लिए करोड़ों रुपए के इनाम तक का ऐलान कर दिया था। याद है ना? आतंकवादियों को करोड़ों का इनाम। सोचिए, महामिलावट के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये महामिलावटी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई? ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है? महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? मेरठ वाले तो बराबर जानते हैं। क्या बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं थे? क्या ऐसी महामिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी तो इनके कारनामों को भुगत चुका है। जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से गुंडों और बदमाशों में डर है, भय है। बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आज 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्योंकि आपके इस चौकीदार ने ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान कर लिया है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी मिलकर बीते 5 वर्षों में भारत को जिस स्थिति से निकाल कर लाए हैं, इसको और मजबूत करना है। देश को और मजबूत करना है कि नहीं करना है? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इन महामिलावटी लोगों को, ये जरा बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें, अगर इन महामिलावटी लोगों को
जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं, ये 2 महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते? मोदी को ही देते ना? देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए,
मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता और बोझ रखूं भी क्यों? मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है। अरे चिंता तो उनको होती है जो कुछ खोने से डरता है, जिसको वंश और विरासत के बारे में सोचना है। नियत में खोट उसकी आती है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के हितों के बारे में सोचना है। भाइयों और बहनों, कल भी आपने देखा होगा कैसे अंतरिक्ष में हासिल की गई हमारे देश की महान उपलब्धि को इन लोगों ने नजरअंदाज किया। कैसी कैसी बातें बोली, मैं तो हैरान हूं। मुझे तो उनकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथियों, अगर कोई, जरा आप ध्यान से समझिए, अगर कोई थिएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां क्या सुनाई देता है? वहां सुनाई देता है, अरे चलो भाई सेट तैयार है क्या? अरे सेट रेडी है क्या? अरे भाई सेट लगा दो। अरे सेट लागू हुआ होगा क्या? नहीं, ऐसा आता है कि नहीं शब्द? थिएटर में जहां ड्रामा होता है वहां सेट की सजावट, नया सीन आएगा तो नया सेट, ये सेट शब्द थिएटर में बड़ा कॉमन होता है, बार बार सुनाई देता है। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे, जिनको थिएटर का सेट और अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए सेट का समझ तक नहीं है। साथियों, आज जब भारत अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं देश को आज भी फिर याद दिलाना चाहता हूं, याद रखिए कुछ लोगों ने कैसे सरकारें चलाई हैं, कैसे देश के सुरक्षा हितों से खिलवाड़ किया है। हमारी वायुसेना नया लड़ाकू विमान मांग रही थी, उनकी सरकार फैसले टालती रही, विमान हादसे होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, उनकी सरकार इस फैसले को भी टालती रही। आतंकी हमले में, नक्सली हमलों में हमारे जवान शहीद होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही।
हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की परीक्षण की मांग कर रहे थे, उनकी सरकार ने ये फैसला भी टाल दिया। 21वीं सदी के भारत को मजबूत बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये फैसला भी टाला जाता रहा। भाइयों और बहनों, ये लोग भारत को हमेशा कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किसके हिसाब पर, किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ऐसा डुलमुल रवैया अपनाते रहे। साथियों, इन लोगों की राजनीति तभी चलती है जब देश कमजोर रहे, जब देश को ये लोग बंटे रहे, समाज में दीवारें हो, खाई हो। ये सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये उनको मंजूर नहीं है। और इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकीदार से परेशान है। अपना भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए ये सभी यहां यूपी में भी एकजुट हो गए हैं। अब सोचिए, जिस पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के लिए बहन जी ने जीवन के 2 दशक लगा दिए, अब उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया। जिस दल के नेता बहन जी को गेस्ट हाउस में भी खत्म कर देना चाहते थे, अब वो उनके साथी बन गए। और यूपी में तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि पूछिए ही मत। अभी पिछले चुनाव में 2 लड़कों का खेल देखा। ये 2 लड़कों से बुआ बबुआ तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है, बड़ी गजब है जी। भाइयों और बहनों, इन लोगों के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा बना रखा था, यूपी को लूटो बारी बारी। इसी नारे पर ये लोग बरसों तक चलते रहे, लेकिन साल 2014 में और फिर 2017 में यूपी के लोग इन्हें दिखा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने की कोशिश अब सफल नहीं होगी। सब लोग जान गए हैं कि देश बचेगा तभी तो सभी समाज भी बचेंगे। इसलिए इस बार भी यूपी की जनता का फैसला 2014 और 2017 के चुनाव उससे भी ज्यादा शानदार आने वाला है। और मेरे भाइयों बहनों, ये याद रखिए, बोर्ड बदलने से दुकानें नहीं बदलती।
सपा बसपा के शासन की पहचान यूपी के लोगों को दिया धोखा उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दुष्परिणाम मेरे मेरठ को, हापुड़ को, कैराना को, मुजफ्फरनगर को सहने पड़े हैं, आपको सहने पड़े हैं। सपा के शासनकाल में हुए दंगों का देश, उसका दंश आप सब आज तक झेल रहे हैं। यहां स्थिति ये हो गई थी कि लोगों को अपना घर तक छोड़कर भागना पड़ा था। गुंडा राज किस तरह कायम था, आप इसके लिए भुक्तभोगी रहे हैं। मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि 3 तलाक की वजह से महिलाओं की हत्या नहीं होती, कम से कम वो बच तो जाती है। क्या दिमाग है इन लोगों का? सोचिए किस तरह सोचते हैं लोग। मुझे तो ये भी पता चला है कि पिछले चुनाव में ऐसे ही लोगों के दबाव में मुस्लिम महिलाओं को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं हर मतदाता से आग्रह करूंगा, कितना भी दबाव हो, आपके वोट के अधिकार को जाने मत दीजिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, भाई हो, बहन हो, युवा हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, हर किसी ने वोट करना चाहिए। और इसलिए जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ, अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ, उनकी हरकतों को, उनके बयानों को आप भूले नहीं। उन्हें सजा देने के लिए 11 अप्रैल को अपने घर से जरूर बाहर निकले। भाई और बहनों, आप सभी साक्षी हैं कि कैसे इन्होंने यूपी के नौजवानों को भी धोखा दिया है, उन्हें भर्ती के नाम पर ठगा है। मेरठ सहित यूपी के हजारों नौजवानों का भविष्य कैसे कोर्ट कचहरी की फाइलों में दबा दिया गया था। मैं बधाई दूंगा योगी जी को, उनकी टीम को। उन्होंने इन महामिलावटी लोगों के पाप से बाहर निकालने का प्रयास किया। अब जो भर्तियां हो रही है उससे पश्चिम यूपी के हजारों युवा साथियों को लाभ हो रहा है। साथियों, यही स्थिति गन्ना किसानों की थी। मत भूलिए, बसपा के शासन में प्रदेश की चीनी मिलों को अपने कारोबारियों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया था। बेचा था कि नहीं बेचा था? मत भूलिए, समाजवादी पार्टी के शासन में गन्ना किसानों को अपना ही पैसा पाने के लिए अपमानित होना पड़ता था, लंबा इंतजार करना पड़ता था। साथियों, हालत ये थी कि सपा की सरकार ने गन्ना किसानों का 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया योगी जी के लिए छोड़ दिया था। इसका करीब करीब पूरा भुगतान हो चुका है। इसके बाद पेराई सत्रों का भी 22,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो इन महामिलावटी दलों वाली सरकारों ने हाल कर रखा था कि गन्ना किसान एक साल गन्ना बेचता था और उसका भुगतान उसे अभी कभी 1 साल बाद तो कभी 2 साल बाद मिलता था। अब भाजपा की सरकार में इस साल का पैसा इसी साल मिल रहा है। मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानों का बकाया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक एक पाई दिलाई जाएगी। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाई दिलाएंगे और बहुत जल्द दिलाएंगे। भाई और बहनों, देश का किसान हमारे लिए अन्नदाता है। किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए। दशकों से लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की मांग
आप सभी की रही है, उसको भी हमने पूरा कर लिया है। यहां आए अनेक किसान साथियों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में अब तक मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली है, उसके खाते में भी बहुत जल्द पहली किस्त पहुंच जाएगी। अब तो दूसरी किस्त का समय भी आ गया है। इसी तरह साल में 3 बार हर फसल से पहले छोटे किसानों को हर वर्ष ये मदद मिलती रहेगी। यूपी के 2 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर वर्ष ये लाभ मिलने वाला है। साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी में किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, कामगारों के लिए एक और बहुत बड़ा काम हुआ है। ये काम हुआ है कनेक्टिविटी का। मेरठ को आज से करीब 34 साल पहले ही नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल कर लिया गया था, पर यहां की स्थिति क्या थी ये आप लोग बेहतर जानते हैं। भाई और बहनों, 2014 के बाद हमने इस पूरे क्षेत्र को तेज और आधुनिक यातायात से जोड़ने का बीड़ा उठाया। कुछ दिन पहले ही देश के पहले रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का शिलान्यास किया गया। इस सिस्टम के बन जाने के बाद मेरठ और दिल्ली के बीच में मेट्रो रेल जैसा सिस्टम बन जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले आधुनिक हाईवे का काम भी अब पूरा होने को है। इन तमाम सुविधाओं से यहां से दिल्ली की दूरी करीब करीब 1 ही घंटा रह जाएगी। इसके अलावा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे समेत तमाम सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। मेरठ को हाईवे और रेलवे के साथ ही एयरवे कनेक्टिविटी के जरिए देश के हवाई नक्शे पर लाया जा रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट और मेरठ में पासपोर्ट केंद्र की स्थापना का लाभ भी मेरठ के लोगों और यहां के उद्योगों को मिलने जा रहा है। साथियों, यहां के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले, यहां की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मजबूत करने वाले विकास के सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी। मुझे खुशी होती है अगर बहन जी ने भी कभी मुझे चिट्ठी लिखी होती कि मेरठ में ये काम करना है, इस सड़क को बनाया जाना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे खुशी होती अगर अखिलेश जी ने गरीबों के घर का मुद्दा उठाया होता, गैस का सिलेंडर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, इसको लेकर टेलीफोन किया होता, चिट्ठी लिखी होती। मुझे खुशी होती अगर चौधरी अजीत सिंह जी किसानों की समस्या लेकर कभी मेरे पास आते, मुझसे चर्चा करते, अपने सुझाव बताते। लेकिन इनकी मंशा तो सिर्फ जाति, पंथ, संप्रदाय, इसी से वोटों को साधने के चक्कर में ये हमेशा रहते हैं और यही काम वो करते रहते हैं। साथियों, आज वाकई चौधरी चरण सिंह जी के कितने दुखी होते होंगे। जिस गरीब के लिए, जिस किसान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसे सपा, बसपा और कांग्रेस द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर कांग्रेस की तो किसान नेताओं से विशेष दुश्मनी रही है। यही वजह है कि आपातकाल के दौरान चौधरी साहब को जेल में डाल दिया गया था। चौधरी साहब को प्रधानमंत्री पद से हटाने में भी कांग्रेस की भूमिका थी। मत भूलिए, देश के एक और महान किसान नेता दीनबंधु छोटूराम जी के साथ भी कांग्रेस ने यही किया था। वो किसानों के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली साल मुझे रोहतक में सर छोटूराम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर मिला। साथियों, भाजपा सरकार चौधरी चरण सिंह जी
दीनबंधु छोटूराम के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। देश का किसान मजबूत होगा, देश का गरीब सशक्त होगा, तभी देश भी मजबूत होगा। साथियों, लेकिन इन सब के बीच हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, जब मैं 8-10 साल की उम्र का था, तब सुना करता था कि सरकार गरीबी हटाने के बारे में बात कर रही है। जब 20-22 साल का हुआ तो इंदिरा जी भी यही कहती रही, गरीबी हटाएंगे। इसके बाद भी 4-4 पीढ़ियां एक ही बात करती रही, वो तो आगे बढ़ते गए, गरीब गरीब होता गया, गरीबी बढ़ती गई। आजादी के बाद पिछले 72 वर्षों में कांग्रेस ने जीता गरीबों के साथ गद्दारी की है। उसे देखते हुए आज देश का गरीब ये संकल्प कर चुका है कि कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। गरीबी तब हटेगी जब कांग्रेस हर कोने से हटेगी। कांग्रेस का 72 साल का काम खुद अपनी गवाही दे रहा है। गरीब को धोखा देने के लिए, गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जो जो पैंतरे अपनाए हैं, वो गिनाने लगे तो शायद महीने भर मुझे बोलता रहना पड़ेगा। मुझे पता है, गरीबों के साथ गद्दारी करने वाली कांग्रेस को देश का गरीब अब पूरी तरह हटाकर ही दम लेने वाला। भाइयों और बहनों, 1857 के संग्राम में जन जागरण के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था। कमल को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रसारित किया गया था। आज जब हम नए भारत का संकल्प ले रहे हैं, तो फिर उसी कमल के जरिए हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। भाइयों और बहनों, जब आप सभी का समर्थन मिलता है, तभी एक मजबूत और निर्णायक सरकार बनती है। आपकी मजबूत और निर्णायक सरकार आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए भारत का सपना देखा है। एक ऐसा नया भारत जो विश्व में सबसे साफ और भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र के रूप में सम्मानित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका प्राप्त करेगा और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे। एक ऐसा नया भारत जहां हर मां, बहन, बेटी को इज्जत की और सुरक्षा की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर किसान को यह महसूस होगा कि खेती करना लाभदायक भी है और सम्मानजनक भी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर जवान को यह महसूस होगा कि उसके सम्मान के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यापारी को देश के किसी भी भाग में अपना काम करने में सहूलियत होगी। एक ऐसा नया भारत जो विज्ञान के क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी करेगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। एक ऐसा नया भारत जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होगी। भाइयों और बहनों, यहां के भाजपा के उम्मीदवार को दिया गया आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट जब भी आप कमल पे बटन दबाएंगे, वो सीधा सीधा मोदी के पास पहुंचने वाला है।
साथियों, मेरठ से और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, यहां पर महामिलावट में भी कौन ज्यादा मिलावट करता है, इस पर स्पर्धा लग गई। एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर है। अब इसको जरा अलग तरीके से देखिए। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। भाइयों बहनों, मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार भाई श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार भाई संजीव बालियान जी, इधर आइए, यहां खड़े आगे जाइए। बागपत से श्री सतपाल सिंह जी, बिजनौर से कुंवर भारतेंदु सिंह जी, इन सभी को आपका वोट उस सरकार के लिए होगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम करती है। आप मुझे देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आप मुझे देशवासियों की सुरक्षा और इज्जत बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। उत्तर प्रदेश को शीघ्र ही उत्तम प्रदेश बनाने के प्रयासों को और अधिक बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरठ क्षेत्र के हर घर परिवार में खुशहाली लाने के मेरे सपने को पूरा करने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद और वोट भाजपा को दीजिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और नारा बोलेंगे आज। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार हूं। मैं भी, मैं भी, मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद।